दिया मैंने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, हम टारगेट सेमेस्टर से। ठीक है, हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की पहला जो पार्ट है, दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री पेपर 1 जो आपका होने वाला है 1206 से 1526। ठीक है, उसका ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। यहाँ पे हम उसका एक इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के बारे में। 1206 से लेके 1526 तक का इसका इतिहास रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो तो फिर हम बैकग्राउंड से लिंक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया था भारत के ऊपर 17 टाइम्स। ठीक है, 1000 से लेकर के 1027 AD तक लास्ट उसका अटैक था जो जाटों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, ये जो था वो एक टर्किश इन्वेडर हुआ करता था। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो अटैक करता है वो इंसान का नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी फिर अटैक करता है 1175 से लेके 1206 तक। ठीक है, कब से कब तक बच्चों? 1175 से पहला अटैक जो था वो सिंध पंजाब के ऊपर किया था। ठीक है, बहुत सारे फेमस अटैक्स भी हुए। ठीक है, जैसे 1178 में बैटल ऑफ कायदारा लड़ा था, चालुक्य डायनेस्टी से गुजरात के शासकों से लड़ा था इसने। ठीक है, उसमें इसकी हार हुई थी। फिर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 में राजा जयचंद से बैटल ऑफ चंडावल लड़ी थी। फिर 1197 में बैटल ऑफ अनिहलवाड़ा में जीत इसकी हुई थी, जो कि गुजरात के शासक से लड़ा था। तो इसने बहुत सारे बैटल्स लड़े। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये क्या हैं? ये दोनों हैं टर्किश इन्वेडर्स। टर्किश इन्वेडर्स मतलब जो तुर्क जिनका मूल निवास स्थान था वो कौन है? ये दोनों तुर्क हैं। इससे पहले आपने एक और नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो शासक था जिसने 712 AD में अटैक किया था इंडिया के ऊपर, वो एक अरेबिक था। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों मूलतः टर्किश हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी अपने भारत में 4 अपने गवर्नर्स को छोड़ के जाता है और वो अपने देश अफगानिस्तान घोर का शासक हुआ करता था। ठीक है, इसका भाई भी हुआ करता था, बड़ा भाई। इसकी डेथ हो जाती 1203 में। तो ये सेंट्रल एशिया में भी लड़ रहा है और एक इसने मोर्चा अपना इंडिया में भी खोल के रखा है। इंडिया में अपने मलिकों, अपने गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। ठीक है, तो हम इसके गवर्नर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर हम पहला इसका गवर्नर देखें, ठीक है, जो कि गवर्नर है लाहौर का, दिल्ली का, अजमेर का, कन्नौज का। ठीक है, तो वो कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले नंबर पे कौन है? सबसे पहले नंबर पे है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका है जो कि गवर्नर है गजनी का, गवर्नर ऑफ गजनी। उसका क्या नाम है? उसका नाम है तजाउद्दीन यल्दोज। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है जो कि गवर्नर है मुल्तान का। ठीक है, गवर्नर जो है मुल्तान का, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नसीरुद्दीन कुबाचा। तो हम यहाँ पे एन कुबाचा लिख लेते हैं, एन कुबाचा। ठीक है, और फिर लास्ट में जो कि गवर्नर है बंगाल का, जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो उसका नाम मैं लिख देता हूं, बख्तियार खिलजी नाम उसका है। ठीक है, तो ये इसके 4 गवर्नर्स हैं जो अलग अलग प्रोविंसेस पे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के रूल करते हैं। ठीक है, ये इसके क्या है? 4 गवर्नर्स हैं। ठीक है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का जो सबसे लायक गवर्नर है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो 1206 में डेथ हो जाती है किसकी? 1206 में डेथ हो जाती है शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की। एक जगह होता है, उस जगह का नाम है धमक, नियर सोहवा, झेलम नदी के किनारे एक जगह होती है, उसका नाम है धमक। ठीक है, धमक में
ये अपनी इवनिंग प्रेयर्स करता है, वहां पे अपना कैंप लगाया रहता है, ठीक है। शाम का समय होता है जब नमाज पढ़ा करता है, उसी समय कुछ अटैकर्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो कौन लोग अटैक करते हैं इसके ऊपर? अटैक करते हैं खोकर्स, ठीक है, या फिर करामाती ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है। कई किताबों में खोकर लिखा रहता है, कई किताबों में करामाती ट्राइब्स लिखा रहता है। ये दोनों क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी इसकी मृत्यु हुई, सॉरी यहाँ पे मैंने 1200, हाँ ठीक है, हाँ हाँ 1206 के बारे में बात कर रहा हूँ। 15 मई 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। धमिक खोकर या करामाटी ट्राइब से लड़ते हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी खत्म हो जाता है। अब इसका जो सबसे लायक गवर्नर है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो राज सत्ता संभालता है और वो मलिक आमिर या सिपा सलार के तौर पे दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये पूरी कहानी है, ये कहानी का क्या था, बैकग्राउंड था, ठीक है। साहब को समझ में आ गया। गवर्नर ऑफ लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक, गवर्नर ऑफ गजनी तजुद्दीन यल्दौस, गवर्नर ऑफ मुल्तान नसीरुद्दीन कोबाचा, गवर्नर ऑफ बंगाल इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये दोनों कौन थे? ये दोनों टर्किश इन्वेडर्स थे, ठीक है। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश से, ठीक है। चलिए, इसको कहा जाता है स्लेव या फिर मामलूक डायनेस्टी। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है स्लेव या फिर मामलूक डायनेस्टी कहा जाता है। मामलूक जो शब्द है वो एक अरेबिक शब्द है, इसका मतलब होता है ओन्ड, ठीक है। क्या मतलब होता है? ओन्ड। पेरेंट्स ओरिजिन फ्रॉम पेरेंट्स हु वर फ्री फ्रॉम द स्लेवरी आर कॉल्ड मामलूक्स, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स जो स्लेवरी के दलदल में ना हो, जो गुलामी या दास्तां के दलदल में ना हो, जिनके जो माँ बाप हो, माता पिता हो, वो गुलामी से आजाद हो, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? मामलूस कहा जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। 1206 से 1290 तक 3 राजवंशों के 9 शासकों ने शासन किया। वे वंश कुतुबी, शमशी और बलबनी वंश हुआ करते थे। तो कुतुबी वंश जो था, कुतुबी नॉबल्स का ग्रुप कहा जाता है। ये किसके अंडर में था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नॉबल्स थे, ठीक है। 1206 से 1211। फिर आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश के जो नॉबल्स थे, उनको शमशी वंश कहा जाता है। फिर आता है बलबनी वंश 1206 से लेकर के 1266 से लेकर 1290 तक। तो जो घियासुद्दीन बलबन के नॉवेल्स थे उनको कहा जाता है बलबनी नॉवेल्स, तो इसको बलबनी वंश कहा जाता है, ठीक है। तो 3 डायनेस्टीज में ये चेंज है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कुतुबी डायनेस्टी, ठीक है, शमसी डायनेस्टी, और फिर कौन सी है? फिर है आपकी बलबनी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये नॉवेल्स के आधार पे बेसिकली यहाँ पे डायनेस्टी का नाम लिखा गया है, ठीक है। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, मास्टर ऑफ द मून कहा जाता है, ठीक है। जो ऐबक का अर्थ हुआ करता है वो क्या होता है? मास्टर ऑफ, क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ द मून कहा जाता है या मास्टर ऑफ द मून कहा जाता है, ठीक है। उसका क्या मतलब? ऐबक का यही मतलब होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में, ठीक है। चलिए, काजी की मृत्यु के बाद गौरी ने गजनी में ऐबक को खरीद लिया। अब उसे अमीर आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष के पद पे अपॉइंट किया। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को अश्वशाला के अध्यक्ष आमीर आखुर के पद पे क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट पोस्ट कौन सी दी गई थी उसको? आमीर आखुर की दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलूक वंश कहा है। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास, जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। हिस्टोरियन हबीबुल्लाह ने इसको मामलूक शब्द कहा है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हम इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, मामलूक कहते हैं, ठीक है, इलबारी कह सकते हैं, ठीक है। इसको अर्ली टर्किश सुल्तान्स की डायनेस्टी भी कह सकते हैं, अर्ली टर्किश सुल्तान डायनेस्टी, ठीक है। इतने नामों से जाना जाता है, देखिए गुलाम वंश को, ठीक है। स्लेव, मामलूक, इलबारी, अर्ली टर्किश सुल्तान डायनेस्टी, ठीक है। इलबारी बेसिकली यहाँ पे इलबारी वंश से 2 लोग संबंधित थे, एक तो इल्तुतमिश था, ठीक है, और एक और जो था वो बलबन था। 2 लोग संबंधित हुआ करते थे, ठीक है, इलबाई डायनेस्टी से। इसीलिए इस पूरी वंशावली को, गुलाम वंश को इलबाई डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है।
अर्ली टर्की सुल्तान, ये जो टर्मोलॉजी है ये एक इतिहासकार है अजीज अहमद। अजीज अहमद एक इतिहासकार है, इन्होंने टर्मोलॉजी देने का काम किया है। ठीक है, अर्ली टर्की सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ रहे थे। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1192 में भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1192 से 1206 तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गौरी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कि मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर कहाँ के होते हैं? गवर्नर होते हैं लाहौर के। ठीक है, लाहौर के अलावा दिल्ली, ठीक है, अजमेर, ये अजमेर का क्षेत्र जो पृथ्वीराज चौहान से उन्हें जीता था। ठीक है, और इसके साथ साथ कन्नौज, ये जो कन्नौज का क्षेत्र है वो राजा जयचंद से जीता था उन्हें 1194 में बैटल ऑफ चंडावर में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है अजमेर, कन्नौज व कालिंजा को जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेसेस थे वो किसके गवर्नरशिप में थे? वो गवर्नरशिप में किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। और उसकी जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जब वो सुल्तान बन गया तो उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर हुआ करती थी। कैपिटल क्या थी उसकी? लाहौर थी। क्यों लाहौर थी? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 को मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। वह लाहौर को राजधानी बनाकर मृत्युपांत वहीं तक रहा। तो 1206 से लेकर के 1210 तक वो लाहौर से क्या करने लगा? शासन करने लगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी गुलाम है, अभी भी स्लेव है। ठीक है, अभी इसको स्लेवरी से मुक्त नहीं किया गया है। 1208 में उसको गुलामी की दास्तां से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। किस ईयर में मुक्त किया गया? 1208 में गुलामी की दास्तां से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि 1206 से 1208 तक कुतुबुद्दीन ऐबक को हम सुल्तान नहीं मान सकते। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना है मलिक, आमिर या सिपा सलार। ठीक है, इन पोस्ट के ऊपर माना गया है, ये कहा गया है, ये पद दिया गया है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 से 1208 तक, क्योंकि ये सुल्तान नहीं है। क्योंकि जो गुलामियत में रहे, जो गुलामियत मतलब जो स्लेवरी में रहे, वो सुल्तान नहीं बन सकता। ठीक है, अगर हमें किसी को सुल्तान बनाना है तो उसको हमें दास्तां से मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोहम्मद घोरी की तो मृत्यु हो गई थी 1206 में। ठीक है, तो उसका एक भांजा हुआ करता था जिसका नाम शायद घियासुद्दीन महमूद था, चेक कर लेना। 1208 में वो एक मैन्यूमिशन लिखता है, ट्रेटी लिखता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को बताता है कि अब आप दास्तां से मुक्त कर दिए गए हो, हमने आपको पत्र दे दिया है, अब आप दास्तां से मुक्त हो गए हो। ठीक है, चलिए यहां तक देख लिया सबने। चलिए, तो 1206 में लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपा सलार की उपाधि ही रखी। यही पॉइंट मैंने अभी बताया है। उसने ना अपने नाम का खुतबा पढ़ा और ना सिक्के चलाए। इसी कारण से दिल्ली का सुल्तान नहीं माना जा सकता। गौरी ने उत्तराधिकारी घियासुद्दीन महमूद, अभी इसी का नाम मैं लिया था, उसका जो उत्तराधिकारी था उसका भांजा जिसका नाम था घियासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। 1208 में उसे दास्ता से मुक्त किया। अतः वह भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम ही था। ठीक है, तो वो एक तरह से गुलाम ही था जब वो भारत का शासक बना। यही पॉइंट अभी मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घियासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। एक सम्मान दास मुक्ति पत्र को लाने वाला जो था वो कौन था? वो था हसन निजामी। ठीक है, कौन पर्सन था? हसन निजामी हुआ करता था। ठीक है, हसन निजामी ने किताब लिखी है, उस किताब बहुत फेमस है, उस किताब का नाम है ताजुल मासीर। बहुत फेमस किताब है। ताजुल मासीर का मतलब होता है कारनामों का ताज। ठीक है, हसन निजामी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे जाके आप हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे या जब हम दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और नाम आएगा आगे, मिनहाज सिराज, जिसने किताब लिखी तबकाते नासरी, उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे, 3 4 5 लाइन जो आपकी काम की बातें हैं वो। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐबक की उदारता व दानशीलता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया और हाथियों का दान देने के कारण उसको पील बख्श कहा गया। तो दो टाइटल दिए गए कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कई सारे कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशंस में, ठीक है, कि लाख बख्श और पील बख्श किसको कहा जाता है? लाल बख्श और पील बख्श, ठीक है। इसके अलावा लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, पील बख्श मतलब होता है हाथी का दान देने वाला, ठीक है। एक और होता है टाइटल जो इसको दिया गया, वो कहा गया इसको कुरान खान, ठीक है। कुरान खान इसलिए कहा जाता है बहुत सुरीली आवाज में वो कुरान शरीफ जब पढ़ता था तो बहुत सुरीली आवाज में कुरान शरीफ का उच्चारण करता था, बोलता था, इसीलिए उसको कुरान खान भी कहा गया। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को या किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श, पील बख्श या फिर कुरान खान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ऐबक क्यों इसका नाम पड़ा? ठीक है, इधर देखिए, ऐबक नाम पढ़ने के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐबक का मतलब होता है टूटी उंगली वाला। क्या मतलब होता है? टूटी उंगली वाला, ठीक है। जिसकी जो उंगली होती है वो टूटी होती है ना, उसको कहा जाता है टूटी उंगली वाला, ठीक है। आगे एक शासक आएगा आमीर तैमूरलंग, तो लंग का मतलब होता है लंगड़ा, वो एक पैर से चल नहीं पाता था, लंगड़ा था, इसीलिए उसको आमीर तैमूरलंग भी कहा जाता था, ठीक है। चलो लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खान टाइटल है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाठ करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान की उपाधि भी दी जाती है। कौन सी उपाधि दी जाती है? कुरान खान की उपाधि दी जाती है। यही चीज मैंने आपको पढ़ाई है अभी, ठीक है। कुरान खान भी कहा जाता है। मिनहाजुस्सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा है। ये भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हातिम द्वितीय किसको कहा जाता है? तो हातिम द्वितीय कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। चार चीज अब आपके पास हो गई। क्या क्या भाई? लाख बख्श किसको कहा जाता है, पील बख्श किसको कहा जाता है, कुरान खान किसको कहा जाता है, और हातिम द्वितीय किसको कहा जाता है। ये जितने भी टाइटल हैं किसको दिए गए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए गए हैं। तो फैक्चुअल एग्जामिनेशंस में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हसन निजामी ने ताजुल मासीर के लेखक के तौर पे काम किया। इनका जो पहला कोर्ट हिस्टोरियन था दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम था हसन निजामी। बहुत बेहतरीन इंसान था हसन निजामी, ठीक है। तो हसन निजामी ने किताब लिखी, इसका नाम है ताजुल मासीर। इस किताबों को कहते हैं कारनामों का ताज। एक निशापुर का रहने वाला इंसान जिसका नाम है हसन निजामी, यहाँ का नहीं था, निशापुर का था। कहाँ से आया था? ये बहुत दूर से, सेंट्रल एशिया के एक देश से आया था। अगर मैं उस देश का नाम गलत नहीं हूँ तो खुरासन से आया था। खुरासन से जब भारत आ रहा था तो बीच रास्ते में डाकुओं ने इसकी जितनी इसके पास संपत्ति थी सब लूट ली। फिर ये दिल्ली के दरबार में आया, धीरे धीरे खुद को सेट किया और वहां पे पहला कोर्ट हिस्टोरियन के तौर पे काम करने लगा। कौन काम करने लगा? हसन निजामी काम करने लगा, ठीक है। इसकी किताब का वो भी हुआ, ट्रांसलेशन भी हुआ। इस किताब को इलियट एंड डाउसन ने बाद में जाके ट्रांसलेट किया। जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ सब नोट करते चलिए और दिमाग के अंदर रखिए। ये सारे जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल डाटा में बनते हैं, ठीक है। चलिए, एक और इतिहासकार का नाम दिया है, इसका नाम है फखरे मुदब्बिर। फखरे मुदब्बिर ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है आदाबुल हर्ब या सुजात। क्या नाम है? आदाबुल हर्ब या सुजात, ठीक है। तो ये दो लिटरेचर की फील्ड में कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास को बताने वाले ये दो लोग हैं। कौन कौन है? एक तो भाई मिनहाज, एक तो ये है सॉरी ताजुल मासीर के इतिहासकार जिनका नाम है हसन निजामी, और एक आदाबुल हर्ब और सुजात एक इंसान लिखा, इनका नाम है फखरे मुदब्बिर। ये दो लोग हैं जो कि हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके दरबारी ये हैं, कोर्ट हिस्टोरियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इसका निर्माण का इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया उन्होंने कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार को सभी देखे हैं, कुतुब मीनार सभी ने देखी है, ठीक है। कुतुब मीनार का काम इन्होंने स्टार्ट करवाया और कुतुब मीनार का सिर्फ जो बेसमेंट है
वही से पूरा करवा पाए तभी इनकी 1210 में मृत्यु हो जाती है। बाद में आगे जाकर के कुतुब मीनार, जैसे किस किस का नाम होता है कुतुब मीनार पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। हाँ, कुतुब मीनार किससे किससे रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेलिंग गलत हो गई थी और काफी सिस्टम हैंग भी कभी कभी करता है, तो इसलिए मैंने वो पॉज कर दिया। सुनिए, कुतुब मीनार का संबंध किससे किससे है। तो कुतुब मीनार का जो संबंध है, पहले तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से है। दूसरा नंबर पे इसमें काम किया है शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके आगे के 2-3 फ्लोर इसने बनवाए, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो तुगलक डायनेस्टी का एक शासक है, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, वो भी इसमें काम करवाता है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कहा जाता है इसकी 5वें या 6वें मंजिल पे बिजली गिर गई थी, उस बिजली को सही करवाता है, रिपेयरमेंट करवाता है, कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। फिर बाद में कई किताबों में एक और नाम मिलता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भी रिपेयरमेंट का काम करवाया है कुतुब मीनार का। इतने लोग का संबंध है किससे, कुतुब मीनार से, ठीक है। और ऑथेंटिक डेट मानी जाती है 1199 कुतुब मीनार को बनवाने की। कितनी मीटर की है अगर आप जाने तो, कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर। कितनी मीटर है, 72.5 मीटर हुआ करती है, ठीक है। और इसको किसकी याद में बनवाया था, तो एक सूफी संत थे चिश्ती डायनेस्टी के, उनका नाम है, सॉरी, चिश्ती सेट के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनकी मेमोरी में बनवाया था किसको, कुतुब मीनार को, ठीक है। क्या नाम है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्या है, ये चिश्ती सेक्ट के एक सूफी हैं। चिश्ती सेक्ट के क्या हैं, ये सूफी हुआ करते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर कोई डाटा अगर मुझसे मिस हो रहा हो तो मैं बता दूं, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर के निकट और भी कुछ काम है, कल्चर कंट्रीब्यूशंस है आर्किटेक्चर के फील्ड में कुतुबुद्दीन ऐबक के, हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान सम्राट विहंगराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर अधाई दीन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। तो दूसरा जो काम है वो क्या है, अधाई दीन का झोपड़ा है, ठीक है। इस इमारत पर संस्कृत नाटक हैकेरे कुछ अंश मिलते हैं। तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, जो कि कहां पे है, दिल्ली में है। तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू पहला मॉस्क्यू माना जाता है नॉर्थन इंडिया का, उसको बनवाने का काम कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। इट वाज कॉल्ड एज अ फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ नॉर्थन इंडिया। भारत की पहली मॉस्क्यू के बारे में बात करें तो उसका नाम है चिरमान जुम्मा मॉस्क्यू, ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो पहली नॉर्थ इंडिया की मॉस्क्यू मानी जाती है, फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ नॉर्थ इंडिया, फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ नॉर्थन इंडिया को मस्जिद लोग कहते हैं ना, हिंदी वालों के लिए मस्जिद हो गई, ठीक है। मस्क्यू मस्जिद सेम है। चलो सेकंड नंबर पे ये बनवाता है, सो कहते हैं अधाई दीन का झोपड़ा, अधाई दीन का झोपड़ा। और ये कहां पे होता है, ये होता है अजमेर में, ठीक। अधाई दीन का झोपड़े के पीछे 2 रीजन बताया जाता है। पहले तो ये कहा जाता है कि अधाई दिन क्यों नाम इसका पड़ा, यहाँ पे अढ़ाई दिन का मेला होता था इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन पड़ा, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कारण नहीं था, अढ़ाई दिन में इसको बनवाया गया था। जो आर्किटेक्चर, जो इसके हेड आर्किटेक्चर हैं, जब एक खबर मिली कि कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर आ रहे हैं देखने के लिए, तो अढ़ाई दिन में इसको तैयार किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो या तो वो पहला रीजन होगा या तो दूसरा रीजन होगा जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये जो है ये एक तरह का संस्कृत कॉलेज हुआ करता है, संस्कृत विद्यालय हुआ करता है, संस्कृत कॉलेज, जिसको बनवाया था किसने, विहंगराज फोर्थ ने बनवाया था। विहंगराज फोर्थ एक राजपूत डायनेस्टी के जो इससे पहले शासक हुआ करते थे चौहान डायनेस्टी में, इनका नाम था विहंगराज फोर्थ, वो इसको बनवाने का काम करते हैं, ठीक है। इस पे लिखा गया है, हरकली प्ले में इससे लिखा गया है। इस पे किस चीज, इसकी दीवारों पर अभी भी हमें हरकली प्ले मिलते हैं। हरकली एक नाटक था बहुत फेमस, ठीक है, उसको लिखा गया है इसकी दीवारों पर,
ठीक है। अब वो हरकई किसने लिखा नाटक, वो जाके आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। इतने फैक्चुअल डाटा अधाई दीन के झोपड़े से पूछे जाते हैं। और तीसरा हमने क्या देखा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, तीसरा हमने देखा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पे है, कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में। ठीक है, तो एक है कुव्वत इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में है, फिर आता है अधाई दीन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और तीसरे नंबर पे है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐबक के एक अधिकारी इख्तियारुद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों को जला दिया। इस समय बंगाल में सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और राजधानी नादिया थी। बख्तियार खिलजी ने नादिया पर आक्रमण किया, वो लखनौती को अपनी राजधानी बनाए। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने कर दी थी, उसका एक वजीर था अली मर्दान खान, उसने 1205 में हत्या कर दी। किसकी, खिलजी की, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसके नाम पे पहले बिहार में स्टेशन भी हुआ करता था। तो यहाँ पे ये लिखा है कि उसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से जला करके चौपट कर दिया। ईयर जो लिखा जाता है, ईयर अगर मैं लिखूं तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 1193 ईयर है, किताबों में 1193 ही लिखा रहता है, किसी और किताब में कुछ और मिलेगा, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक डेट है वो 1193 है। तो इसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया। कहा जाता है इतनी किताबें थी, लगभग 6 महीने तक वो जलता रहा, 6 महीने तक उसकी आग बुझी नहीं। ठीक है, क्यों हुआ, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, हमें और भी आगे चीजें कवर करनी है। ठीक है, किसी और वीडियो लेक्चर में मैं वो चीजें कवर करूंगा कि क्यों जलाया। ठीक है, इसके एक प्रिंसिपल हुआ करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, उनका नाम था राहुषी भद्र। तो ये जो कहानी है जलाने वाली वो उनसे रिलेटेड है, राहुषी भद्र से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मैंने एक क्लास ली थी इससे पहले जब पढ़ाता था, तो मैंने ये कहानियां कई बार सुनाई भी हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के तजाउद्दीन यल्दोज की पुत्री से विवाह किया। मैंने बताया था फर्स्ट वाले पेज पे, तजाउद्दीन यल्दोज जो था वो क्या था, गवर्नर था गजनी का। ठीक है, उसकी पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर दिया। अपनी बहन का विवाह सिंध के नसीरुद्दीन कुबाचा से कराया। इसका जो दूसरा दुश्मन था वो कौन था, सिंध का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा, वो था। तो अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा से कराया, और यल्दोज व कुबाचा की दोनों मोहम्मद घोरी के गुलाम थे। ये ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज लिख लो। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी की शादी कराता है, अपनी डॉटर की शादी कराता है, किससे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश से। ठीक है, यही आने वाला नेक्स्ट सुल्तान बनेगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर है। ठीक है, बदायूं का क्या है, उस समय का गवर्नर हुआ करता है। तो यहाँ पे ये इन लोगों में झगड़े ना हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्रिएट हो रहा है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये लोग शादी विवाह क्यों करा रहे हैं, इनके बीच में जो झगड़े हो, ठीक है, इनके बीच में जो झगड़े होते हैं वो झगड़े ना हो, वो झगड़े खत्म हो जाए पूरी तरीके से, इसीलिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको सही चीज समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फखरे मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। जो पहला वजीर था इसने किताब भी लिखी है, पिछले हमने किताब का नाम पढ़ा है, किताब का नाम क्या है, आदाबुल हर्ब और सुजात। ठीक है, तो उसका पहला वजीर कौन था, फखरे मुदब्बिर था। ठीक है, ये फैक्चुअल डाटा में क्वेश्चन आ सकता है। फखरे मुदब्बिर भारत के प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, पॉलिटिकल फिलोसफर पहले माने जाते हैं इंडिया के, कौन, फखरे मुदब्बिर। ठीक है, चलिए ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। ऐबक को लाहौर में ही दफना दिया गया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल सुल्तान जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, उनका शासन बहुत छोटा रहा, लगभग 4 साल का शासन रहा। ठीक है, 1210 में वो घोड़े से गिर जाते हैं, पोलो खेलते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाते हैं, घोड़े से गिर करके उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टूट जाती है, वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, और उनको अपनी राजधानी लाहौर में ही क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। आज ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में लाहौर है। तो ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। ऐबक के लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इसका बेटा आएगा, इसके बेटे का नाम है आराम शाह। का इतिहासकार कहते हैं
अबू फजल कहता है कि वो उसका भाई था। कई डिबेट है इसमें, लेकिन मिनहाज उस सिराज अपनी किताब में कहता है कि आराम शाह उसका बेटा था, इसलिए हम इसको बेटा मानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसका बेटा आता है जो बहुत दुर्बल शासक होता है, इसको हटा करके कौन बन जाता है, नेक्स्ट शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश बन जाते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिसंबर 1210 में शासक बना, जिसे गद्दी से हटाकर 1211 में इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। आराम शाह ने केवल 8 माह तक शासन किया। ठीक है, जून 1211 में जूड के मैदान में बागे जूड आराम शाह विद्रोहियों को परास्त कर इल्तुतमिश ने सुल्तान बना। ठीक है, डॉक्टर आर्नोल्ड वॉज द फर्स्ट टू अपॉइंट, सर्वप्रथम डॉक्टर आर्नोल्ड ने यह प्रकट किया कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर अपहरण करता है। उसने ये थ्रोन क्या किया है, अपहरण किया है, मतलब जान से लिया है। ठीक है, इनके बीच में एक बैटल हुई थी, उस बैटल का नाम देख लीजिएगा, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ ड्यूड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल डाटा में आपसे, क्या बैटल है, उस बैटल का क्या नाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बीच में हुई। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ ड्यूड। ड्यूड का युद्ध, हिंदी वालों के लिए यहां पे लिखा है, पढ़ लो, ड्यूड का युद्ध, बैटल ऑफ ड्यूड, JUD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बातें, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है BA सेकेंड सेमेस्टर का, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारथी बैच जो कि हमारा है। ठीक है, इसको आप में 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, मेंटरशिप, DPPM, PYQs मिलेंगे और 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा मेरे द्वारा। इसका प्राइस है 499 रुपीज। ठीक है, आपको हमारा टारगेट गूगल का ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा प्ले स्टोर से जाकर। आप मेरा शक्ल यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं हिस्ट्री पढ़ाने का काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हमारे DK सर हैं, ये भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। हमारे पास ये सर हैं, ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, हिस्ट्री पढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे पास मैम है, ये जो हिंदी पढ़ाती है हमें। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का, तो वास्तविक संस्थापक है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन शासक जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से चेंज करके कहां कर ली, दिल्ली कर दी। ठीक है, नाम क्या है, नाम बहुत अच्छा है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अल्तमश जो कि बेसिकली इंग्लिश हिस्टोरियन होते थे, जो कि इल्तुतमिश नहीं बोल पाते थे, बहुत टफ होता था, तो यूरोपियन इंग्लिश हिस्टोरियंस ने उसका एक नाम और ढूंढा, उसका नाम है अल्तमश। अल्तमश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक होता है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या होती है, दिल्ली। इसकी राजधानी होती है, जो होती है दिल्ली होती है। ठीक है, चलिए, जनवरी 1216 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने तजाउद्दीन यल्दौज को पराजित कर बंदी बना लिया, बदायूं के दुर्ग में उसका वध करवा दिया। बदायूं में ही यल्दौज की कब्र है। ठीक है, तो तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है, और जो सबसे जो मतलब उसका सबसे करीबी शासक हुआ करता था, ठीक है, जो सबसे ताकतवर भी था, उसका नाम था तजाउद्दीन यल्दौज, जो कि गवर्नर था गजनी का। तो 1216 में उसको हरा देता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। किस ईयर में हराता है, 1216 में हराता है। इसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन। कौन सा बैटल, थर्ड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। सबको दिख रहा है ना, चलो, हाँ, इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन कुबाचा को 1227-1228 में पराजित कर मुल्तान व सिंध को जीत लिया। कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया। तो 1227-1228 में अपने जो दूसरा दुश्मन इसका होता है, जो कि गवर्नर होता है मुल्तान का, उसको भी हरा देता है। इसका नाम है नसीरुद्दीन कुबाचा। तो उसको हराकर ये वहां पर भी मुल्तान के क्षेत्र पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, नसीरुद्दीन कुबाचा क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। ठीक है, तो लिखा है कुबाचा सिंध नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दो दुश्मनों को वो खत्म कर देता है। जो सबसे बड़े उसके दो दुश्मन होते हैं, पहला उसका दुश्मन था ये, इसका नाम है तजाउद्दीन यल्दौज। ठीक है, फर्स्ट, और सेकंड उसका जो दुश्मन है वो कौन है, नसीरुद्दीन कुबाचा है।
तो इन दोनों को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है पूरी तरीके से अपने मिलिट्री एक्सपेंडिशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने 1221 में नवोदित दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमणों से बचाया। चंगेज खान ख्वारिज्म के शाह जलाउद्दीन मनबगनी का पीछा करता सिंध नदी तक आ गया। जब इल्तुतमिश ने मनबगनी के दूत यानी मुर का वध करवा मनबगनी को शरण दे से मना किया तो बुद्धिमानता का परिचय दिया। एक बहुत बड़ा कॉन्करर, एक बहुत बड़ा डेंजरस इंसान जिसने पूरे देशों को बर्बाद कर दिया, इसका नाम है चंगेज खान। तो चंगेज खान सिंधु नदी तक आ जाता है। ठीक है, अब उससे पूछा जाता है, ठीक है, सिंधु नदी तक क्यों आता है, तो ख्वारिज्म ऊपर एम्पायर अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है, वहां का शासक होता है, शाह को वहां के मार देता है, शाह का बेटा होता है, उसका नाम होता है जलाउद्दीन मनबगनी। जलाउद्दीन मनबगनी भाग करके दिल्ली के दरबार में आना चाहता है, सिंध नदी के किनारे आता है और अपने एक जो कि एक वो एम्बेसडर है, एक पत्ताचार जो करता है, उसका नाम है दूत यानी मुल्क, उसको भेजता है कि तुम बात करो और हम दोनों लोग मिलकर, मतलब जो ख्वारिज्म का शाह है जो उनका नाम है जलाउद्दीन मनबगनी, ठीक है, और शमशुद्दीन इल्तुतमिश, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, ठीक है, किसका, चंगेज खान का, जो कि पूरी दुनिया को जीत चुका है, 22% दुनिया को जीत चुका है पूरी तरह से। तो इल्तुतमिश क्या करता है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है और एक बहुत अच्छा रिप्लाई उसको करता है। वो कहता है कि तुम जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओ, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो हवा है वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो ये कहकर वो उसको क्या कर देता है, वापस कर देता है और इससे एक बहुत बड़े खतरे से दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, चंगेज खान एक मुसलमान नहीं होता है। सबसे पहली बात, जो लोग अगर ये जान रहे हैं ये एक मुसलमान है, तो ये एक मुसलमान नहीं है। जो खान जो होता है, खान क्या है, एक मिलिट्री टाइटल हुआ करता है। ठीक है, मिलिट्री टाइटल को क्या कहा जाता है, मिलिट्री टाइटल को कहा जाता है खान। ठीक है, सबसे ऊपर मिलिट्री टाइटल होता है, जिसके बाद 10,000 या उससे ऊपर की सेना होती है, उसको खान कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं टाइटल्स होते हैं कई मिलिट्री, खान होते हैं, मलिक होते हैं, अमीर होते हैं, सिपा सलार होते हैं, उसी प्रकार का। ठीक है, तो चंगेज खान का मूल्य नाम जो था, ये मूल्य नाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, फैक्चुअल डाटा में। उसका मूल्य नाम क्या था, उसका मूल्य नाम था टेमुजिन। क्या नाम था, टेमुजिन या टेमुचिन। वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप या खुदा का कहर कहने का था। ठीक है, खुदा का कहर कहने में अपने आप को, मतलब मैं क्या हूं, मैं खुदा का कहर हूं, आई एम स्काउरेज ऑफ गॉड। इसको इंग्लिश वालों के लिए लिखते हैं स्काउरेज ऑफ गॉड, स्काउरेज ऑफ, खुदा का कहर या अल्लाह का कहर। ठीक है, ये मुस्लिम नहीं है। ठीक है, चंगेज खान का जीवन काल का नाम है जुबैनी, बहुत फेमस इंसान है। चलिए, 1229 में उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुतस्सिम बिल्ला मंसूर के धार्मिक राजनीतिक मान्यता प्राप्त कर अधिकार पद प्राप्त कर लिया और नासिर आमिर उल मोमिन की पदवी ली। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक और संप्रभुत्व संपन्न शासक हुआ करता था। ठीक है, देखिए 1229 में जो कि खलीफा थे बगदाद के, उनसे टाइटल ले लेता है, रिकॉग्नाइजेशन लेता है। तो ये पहला सुल्तान है जिसको वास्तविक, जिसको क्या मान सकते हैं हम, रियल फाउंडर मान सकते हैं दिल्ली सल्तनत का। क्यों, क्योंकि ये जो खलीफा बैठे हैं बगदाद में, जिनका क्या नाम लिखा है, अल मुतस्सिम नाम लिखा है, अल मुतस्सिम से वो अध्यादेश पद प्राप्त करने में सफल होता है। किस ईयर में सफल होता है, 1299 में सफल हो जाता है और ये टाइटल लेता है, सो कहते हैं नासिर आमिल उल मोमिन। ठीक है, नासिर आमिर उल मोमिन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। ठीक है, चलिए, इसीलिए इसको दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक कहना गलत नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, दिल्ली का प्रथम वैधानिक शासक मानते हैं। ठीक है, चलिए, मलिक अलाउद्दीन जानी को वो गवर्नर बनाता है। कहाँ का गवर्नर बनाता है मलिक अलाउद्दीन जानी को, तो गवर्नर बनाता है बिहार का। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में पूछा जाता है कि मलिक अलाउद्दीन जानी कौन था, या पहला इक्ता किसको दिया जाता है, बिहार का। ठीक है, तो किसको दिया जाता है, मलिक अलाउद्दीन जानी को दिया जाता है। क्या होता है, ये गवर्नर होता है बिहार का। ठीक है, चलिए, खलीफा तो सभी जानते हैं ना, खलीफा क्या होते हैं, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड इस्लाम में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन बैठा है, सबसे ऊपर बैठा है गॉड इस्लाम में। गॉड से नीचे कौन है, गॉड से नीचे है आपके खलीफा।
ठीक है। खलीफा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। खलीफा का मतलब होता है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम्स। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम्स आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड खलीफा। और खलीफा के जस्ट नीचे जो होते हैं उनको कहते हैं सुल्तान। सुल्तान का मतलब होता है अथॉरिटी। पहला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत में? पहला सुल्तान था महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। तो हमने यहां देखने का काम किया कि सबसे ऊपर बैठे हैं भगवान अल्लाह बैठे हैं, ठीक है। उनके नीचे खलीफा है, उनके नीचे कौन है? सुल्तान है। और इसी हायरार्की में चलती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो किसी को भी अगर सुल्तान बनना पड़ता है तो उसको रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ता है किससे? सुल्तान से। अगर आपको सुल्तान बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ेगा सुल्तान से, ठीक है। तो खलीफा से रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ेगा सुल्तान को, ठीक है। चलिए 1227 में भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश ने मेवाड़ के शासक जैतर सिंह को पराजित किया। इसका वर्णन जयसिंह सूरी के हामिद महाकाव्य में मिलता है। तो 1227 में मेवाड़ के जो शासक थे, इनका नाम है जैतर सिंह, उनको पराजित करता है इल्तुतमिश और मेवाड़ के क्षेत्र को अपने अधिकार में रख लेता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोल से लड़ते हुए 1229 में हुई। इसका जो उत्तराधिकारी होने वाला था उसकी पहले ही मृत्यु हो गई 1229 में, ठीक है। और वो उसकी याद में एक मदरसा वो उसकी याद में इसकी टॉम बनवाता है। इसकी टॉम को कहा जाता है, नसीरुद्दीन महमूद की टॉम को कहा जाता है सुल्तान गढ़ी। क्या कहा जाता है? इसकी टॉम को सुल्तान गढ़ी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसकी स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा नासिरिया को दिल्ली में निर्माण करवाया, ठीक है। उसने 2 मदरसे बनवाए, एक का नाम था मदरसा नासिरिया, एक और का नाम था मदरसा म्यूजिया। ये भी क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा में आपसे पूछा जा सकता है। किस दिल्ली के सुल्तान ने मदरसा नासिरिया और मदरसा म्यूजिया का नाम रखा? ये जो म्यूजिया का नाम है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के नाम पे बनाया, और ये जो नाम पड़ा मदरसा नासिरिया वो नसीरुद्दीन महमूद के नाम पे पड़ा। आगे जाके एक और शासक आएगा जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। अगर आपको याद हो आगे जाकर एक और शासक आएगा, उसका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 तक होगा, वो इसी नसीरुद्दीन महमूद का बेटा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिन्हाज सिराज ने मदरसा नासिरिया में शिक्षक थे। रजिया ने मिन्हाज को प्राचार्य बना दिया, ठीक है। जो मिन्हाज जो सिराज थे जो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिसने किताब लिखी तबकात नासिरी, वो जो रजिया सुल्ताना है वो उसको क्या बना देती है? प्रिंसिपल बना देती है वहां का। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली विकसित की। एकता स्थानांतरित भूभाग का राजस्व अधीनस्थ था जो नकद वेतन के बदले दिया जाता था। एकता वंशानुगत हुआ करता था। फिर से एक क्वेश्चन, एकता सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एकता सिस्टम के बारे में, ठीक है। एकता जो सिस्टम है वो ट्रांसफर है, एक तरह से किसी क्षेत्र को दे देना होता है, ठीक है। उस समय जैसे मनी तो होती नहीं थी, तो मनी के बदले में लैंड को दे दिया जाता था कि आप कोई लैंड ले लीजिए, ठीक है, और उस लैंड से आप क्या कीजिए? उस लैंड से आप टैक्स को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। एकताएं 2 प्रकार की हुआ करती थी। एक होती थी जो कि बड़ी एकता हुआ करती है, बहुत बड़ी एकता होती थी, और एक होती थी जिसको छोटी एकता कहा जाता था, ठीक है। तो जो बड़ी एकता हुआ करती थी उसके जो हेड होते थे उनको मुक्ति या वली कहा जाता था। तो बिग एकता जो होती थी वो किसको मिलती थी? बिग एकता जो होती थी वो मलिक या वली को मिला करता है, ठीक है। और जो स्मॉल एकता होती हैं वो किसको मिलता है? स्मॉल एकता दी जाती थी इक्तिदार को, ठीक है। ये कुछ और पॉइंट्स भी इसके बारे में देखिए। ये पोस्ट इक्तिदारी सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, ट्रांसफरेबल था। किसी को किसी भी एकता से उठा के कहीं और भेजा जा सकता है। जैसे मैं अगर इक्तिदार हूं गोरखपुर का तो मुझे गोरखपुर से उठा के लखनऊ भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल है, एकता ट्रांसफरेबल है। ये पोस्ट कभी भी हेरिडिटरी नहीं है। ये नहीं है कि आपके बाद आपके बेटे को मिल जाएगी, ठीक है। और क्या है, ये इंसान जो सुल्तान है वो रिमूव कर सकता है किसी भी ऑफिसर को जिसको वो चाहे, ठीक है। इसको कहा जाता है इक्तिदारी सिस्टम या एकता सिस्टम, ठीक है। चलिए इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसे शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और उस पर अपना नाम लिखवाना स्टार्ट किया। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलवाया, ठीक है।
तो एक सिल्वर जो टंका हुआ करता है, एक सिल्वर टंका वो होता है 48 कॉपर जित्तल के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल डाटा में। एक सिल्वर टंका की यूनिट क्या होती है? एक सिल्वर टंका की यूनिट होती है 48 कॉपर जित्तल। ठीक है, इसीलिए इसको प्रिंस ऑफ कॉइन्स भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ कॉइन्स भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाएगा मुनियरों का राजकुमार, मतलब होता है प्रिंस ऑफ मनियर्स। ठीक है, तो ये कौन है? ये प्रिंस ऑफ कॉइन्स है। वो कौन होगा? वो होगा प्रिंस ऑफ मनियर्स। ठीक है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा में आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, प्रिंस ऑफ कॉइन्स। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने बात की आज आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा हमने यहाँ पे आपसे बात की शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। लगभग हमने शमशुद्दीन इल्तुतमिश को पूरा खत्म कर दिया। जो भी मेन बातें हैं वो हमने कर दी। कुछ और बातें भी हैं, जैसे उसने एक ग्रुप बनवाया जिसको तुर्कानी चहलगनी कहा जाता है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, फिर आगे हमें आपको और लेक्चर्स चाहिए तो आगे आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।